नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है, एक प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति। नमस्कार। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, अक्षर ज्ञान से शुरू होकर वेद और फिर विशेष कलाओं तक पहुंचने की। बिल्कुल। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? स्रोत कहते हैं पाणिनि मुनि, उनकी शिक्षा से, मतलब सबसे पहले अक्षरों का सही उच्चारण, एकदम बेसिक से। हाँ, ध्वनि पर पूरा ध्यान। और फिर कमाल की बात यह है कि सिर्फ 3 साल में अष्टाध्यायी और महाभाष्य जैसे ग्रंथ, हाँ, जिनसे व्याकरण पर पूरी पकड़ बनाने की बात है। सोचिए, 3 साल में संपूर्ण व्याकरण। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ज्ञान, मतलब जो इस विधि से मिलता है, वो बाद के कुछ ग्रंथ जिन्हें वो कुग्रंथ कहते हैं, जैसे कौमुदी, हाँ, उनसे 50 साल में भी नहीं मिलता। ये तुलना भी दिलचस्प है। महर्षियों के आर्ष ग्रंथ, मतलब जैसे समुद्र से मोती निकालना, और बाकी ग्रंथ जैसे पहाड़ खोदकर कौड़ी पाना, तो जोर एफिशिएंसी पर है और स्रोत की शुद्धता पर। बिल्कुल। और यहाँ व्याकरण को सिर्फ भाषा नहीं माना गया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्याकरण को तो जैसे सभी ज्ञान का दरवाजा माना गया है। अच्छा। तर्क ये है कि अगर व्याकरण की नींव मजबूत हो गई तो फिर बाकी शास्त्रों को समझना, उनके गूढ़ अर्थ तक पहुंचना, वो कहीं आसान और तेज हो जाता है। एक तरह से लर्निंग हैक जैसा। हाँ, कह सकते हैं, उस समय के हिसाब से। तो व्याकरण के बाद ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं? अगला कदम क्या है? व्याकरण के बाद नंबर आता है शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके वैदिक अर्थ समझने का। इसके लिए यास्क मुनि के निघंटु और निरुक्त, करीब 6 से 8 महीने का समय इसके लिए दिया गया है। ठीक है। शब्द ज्ञान, फिर काव्य और मंत्रों की संरचना, उसके लिए पिंगलाचार्य का छंदो ग्रंथ। अच्छा, श्लोक रचना वगैरह सीखने के लिए। हाँ, उसमें लगभग 4 महीने। तो भाषा पर पूरी पकड़ पहले। समझ गई। भाषा की नींव पक्की होने के बाद शायद नैतिकता और व्यवहार। सही कहा। फिर करीब 1 साल मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के कुछ खास हिस्से, जैसे विदुर नीति। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य कहानियां सुनना नहीं, बल्कि जीवन जीने के सिद्धांत, अच्छा आचरण सीखना और दुर्व्यसनों से बचना, व्यावहारिक नैतिकता। भाषा, नैतिकता, फिर शायद दुनियावी ज्ञान की बारी। हाँ जी, बिल्कुल। अगले 2 साल ज्योतिष शास्त्र के लिए। पर यहाँ ज्योतिष का मतलब थोड़ा अलग है। अलग मतलब? भविष्य बताने वाला नहीं। नहीं, वो नहीं। श्रुत सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों का हवाला देते हैं और सीखने को कहते हैं बीजगणित, अंक विद्या, भूगोल, खगोल। अरे, ये तो काफी वैज्ञानिक है। हाँ, और यहाँ तक कि भूगर्भ विद्या भी। साथ में हस्तक्रिया, मतलब हाथों का कौशल, और यंत्र कला यानी टेक्नोलॉजी। ये तो काफी व्यापक है। हाँ, लेकिन एक चेतावनी भी है। साफ कहा गया है कि मुहूर्त, जन्मपत्री, राशिफल वाले ज्योतिष ग्रंथों को असत्य मानकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, फोकस व्यावहारिक ज्ञान और विज्ञान पर। बिल्कुल। ये स्पष्टता महत्वपूर्ण है। ठीक है, विज्ञान और गणित के बाद दर्शन, फिलॉसफी। एकदम। अब शिक्षार्थी तैयार है अस्तित्व के बड़े सवालों के लिए। कैसे? अगले 2 साल में 6 प्रमुख दर्शन, पूर्वी मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, वो भी ऋषिकृत व्याख्याओं के साथ। और उपनिषद भी। हाँ, वेदांत सूत्रों से पहले 10 उपनिषद, जैसे ईश, केन आदि, उनका अध्ययन जरूरी बताया गया है। और इस सब तैयारी के बाद वेदों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से। इसके लिए पूरे 6 साल, चारों वेद उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित। 6 साल? हाँ, लेकिन सिर्फ रटना नहीं, जोर है शब्द, अर्थ और उनके आपसी संबंध को गहराई से समझने पर। मतलब समझना ही असली ज्ञान है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं, बिना अर्थ समझे पढ़ना तो बस बोझ ढोना है। असली आनंद, विद्या का फल तो ज्ञान और धर्म के अनुसार आचरण करने से ही मिलता है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समझ और जीवन में उतारना। अच्छा, वेद अध्ययन के बाद क्या कुछ विशेष रास्ते खुलते हैं? हाँ, वेद ज्ञान के बाद विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, चरक, सुश्रुत जैसे ऋषियों के ग्रंथ, 4 साल इसमें। और धनुर्वेद यानी राजविद्या या शासन कला, जो प्रशासन में जाना चाहें, इसके लिए भी 4 साल। संगीत वगैरह? हाँ, गंधर्व वेद, संगीत, गायन, नारद संगीता जैसे ग्रंथ, राग, रागिनी, ताल और खासकर सामवेद का गायन। और शायद आर्किटेक्चर जैसा कुछ? हाँ, अर्थवेद
यानी शिल्प और वास्तुकला। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है ये शिक्षा। पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है मोटे तौर पर? स्रोत के अनुसार ये सब मिलाकर लगभग 30 से 31 साल। 30 साल? हाँ, और दावा ये है कि इतनी विद्या इस गहराई के साथ अन्य तरीकों से 100 साल में भी शायद ना मिले। और स्रोत बार बार आर्ष ग्रंथों पर यानी ऋषियों के लिखे ग्रंथों पर ही जोर क्यों देते हैं? कारण सीधा बताया गया है कि इनके लेखक वो ऋषि वो सिर्फ विद्वान नहीं थे, तो वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, धर्मात्मा थे, और उनका इरादा ज्ञान को बिल्कुल साफ और सटीक तरीके से आगे बढ़ाना था, पक्षपात रहित होकर। और जो ऋषि नहीं है उनके ग्रंथ? उनके बारे में कहा गया है कि अगर लेखक खुद कम ज्ञानी है या पक्षपाती है तो उसके ग्रंथ भी वैसे ही होंगे, अधूरे या भ्रामक। इसलिए मूल ग्रंथों पर इतना जोर? हाँ, ज्ञान की शुद्धता और गहराई के लिए। तो इस डीप डाइव से एक ऐसी प्राचीन शिक्षा पद्धति की तस्वीर उभरती है जो बहुत व्यवस्थित है, भाषा से शुरू होकर ब्रह्मांड के ज्ञान और खास कलाओं तक जाती है। और हर कदम पर समझ और अर्थ पर जोर है, रटने पर नहीं। हाँ, और जो बात मुझे खास लगी वो ये कि ज्ञान सिर्फ सूचना जमा करना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसे पचाना है, जीना है और सही स्रोत से लेना है। कहाँ से सीख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। हाँ, ज्ञान की गुणवत्ता स्रोत पर निर्भर करती है। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ। आज की दुनिया में जहाँ इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज्यादा है, बटन दबाते ही जानकारी का सैलाब है, पर क्या गहराई उतनी ही है? क्या इस प्राचीन, व्यवस्थित और अर्थ पर ध्यान देने वाले नजरिए से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? ज्ञान की सार्थकता और अध्ययन के क्रम पर ऐसा जोर, क्या ये आज भी प्रासंगिक है? इस पर सोचना तो बनता है।